हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैंने आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर किया है। यहाँ पे हमने 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस को तैयार किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो लिए गए हैं भारत स्किल्स के क्वेश्चन बैंक से और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम इन सभी प्रश्नों को कवर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो के लिए हमने जो है सिर्फ 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं, जिन्हें हम इस वीडियो में करेंगे। और बाकी के जो प्रश्न होंगे उनके मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जिन प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे वो आपको इस पीडीएफ में देखने को नहीं मिलेंगे, सो वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर जो है वो एक यंत्र है जो कि विद्युत ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो ये जो यंत्र है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का, परिवर्तित करने का काम करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पे इमेज में जो आपको दिखाई दे रहा है ये जनरेटर का जो है फ्रेम है, ये उसका बाहरी हिस्सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये डीसी जनरेटर का फ्रेम है, इसे हम योक भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्निशिंग से पहले रिवाउंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। तो आर्मेचर के अंदर किसी भी प्रकार की नमी न रह जाए, इसीलिए उस नमी को बाहर निकालने के लिए हम उसे गर्म करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, इससे नमी को बाहर निकालने के लिए हम उसे गर्म करते हैं, उसके बाद उसकी वर्निशिंग की जाती है। चौथा प्रश्न है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को समर्सिबल मोटर पंप की वाइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो घरों में जो समर्सिबल की मोटर होती है या फिर खेतों में जो बड़ी मोटर होती है उनकी जब हम रिवाइंडिंग करते हैं तो उसके अंदर जो तारें यूज की जाती हैं वो पीवीसी कवर होती हैं, यानी कि उनके ऊपर प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। और इस इमेज में आप देख सकते हो ये एक समर्सिबल की मोटर है और इसके अंदर जो तारें इस्तेमाल की गई हैं वो पीवीसी यानी कि प्लास्टिक कवर हैं। ये जो तार है ये तांबे की भी हो सकती हैं और सिल्वर की भी हो सकती हैं। पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पांचवा प्रश्न है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। तो यहाँ पे जो है इस मोटर को बांधा जा रहा है, यहाँ पे रिवाइंडिंग की जा रही है। तो ये जो तरीका है ये कौन सा है। तो यहाँ पे जो तरीका है ये मैनुअली हाथ से किया गया तरीका है। तो ये क्या है, ये हैंड वाइंडिंग है। यहाँ पे जो है इसकी जो वाइंडिंग है वो हाथ से की जा रही है। छठा प्रश्न है, यदि एक फेज चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या होता है। तो खेतों में जो बड़ी समर्सिबल की मोटर होती है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, यानी कि उस मोटर को चलाने के लिए तीनों फेज की जरूरत होती है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो जैसे 1, 2 और 3 तीनों फेज से जो है लाइट आ रही है और अगर किसी एक फेज से लाइट ना आए तो क्या होगा। तो ऐसे में जो मोटर होगी वो चलेगी लेकिन धीरे धीरे चलेगी और कुछ समय के बाद अगर वो चलती ही रहती है तो वो जल जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मोटर धीरे धीरे चलती है और आखिरकार जल जाती है। ऐसा हर बार नहीं होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि मोटर जो है स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाती है और बंद होने के बाद जब हम उसको बार बार जो है चलाने की कोशिश करते हैं तो आखिरकार में वो मोटर जल जाती है। सातवां प्रश्न है, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। तो फ्यूज उड़ने के मुख्य 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन, जो है ऑप्शन डी यहाँ पे आपका उत्तर। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो है मोटर में शॉर्ट सर्किट का हो जाना। और जो तीसरा रीजन होता है वो होता है अगर मोटर जल चुकी है तो उस स्थिति में भी जो फ्यूज होगा वो बार बार उड़ेगा। आठवां प्रश्न है, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है। तो ये जो मोटर है ये ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये बहुत ही साइलेंटली काम करती है, बहुत ही कम आवाज करती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, शांत प्रचालन के कारण ये बिल्कुल शांति से काम करती है, बिल्कुल ही कम आवाज करती है, इसीलिए ऑडियो रिकॉर्डिंग उपकरणों के अंदर इस मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। नौवां प्रश्न है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं। तो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के अंदर टोटल जो है 16 लेटर होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जिनमें 0 से लेकर 9 तक के ये तो हो गए आपके 10 और उसके बाद आगे के जो होते हैं वो ए से लेकर के एफ तक के होते हैं। इसके अलावा जो संख्या प्रणाली है यानी कि जो नंबर सिस्टम होता है वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है आपका जो है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें केवल 2 संख्याएं होती हैं 0 और 1, जिसका जो बेस है वो 2 है। इसके बाद आते हैं ऑक्टल नंबर, जिनमें 0 से लेकर के 7 तक की संख्याएं आती हैं और इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो है 8। इसके बाद आती है डेसिमल संख्या यानी कि डेसिमल नंबर, जो कि 0 से लेकर 9 तक की होती हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी बता दी है। और इनका जो आधार वैल्यू होता है, इनकी जो बेस वैल्यू होती है वो है 10।
10वां प्रश्न है डेसिमल संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। तो किसी भी डेसिमल संख्या को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उस संख्या को 2 से भाग दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, डेसिमल को 2 से भाग देकर। 11वां प्रश्न है पैनल बोर्ड में 2 अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। तो 2 अर्थिंग देने का जो मेन रीजन होता है वो ये है कि अगर एक अर्थिंग जो है किसी कारणवश काम ना करे तो दूसरी अर्थिंग जो होगी वो काम करती रहेगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करे, यानी कि एक अर्थिंग जो है काम करती रहेगी, किसी भी प्रकार की वहां पे समस्या नहीं आएगी। 12वां प्रश्न है किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। तो होता क्या है कि जो मोटर है जब उस पर ओवरलोड होता है, उस पर लोड बढ़ता है तो वो मोटर गर्म होने लगती है। तो ऐसे में उस मोटर को नुकसान ना हो तो उसके अंदर हम जो है थर्मल रिले का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। ये जो थर्मल रिले होती है ये क्या करती है कि निश्चित तापमान पर पहुंचने के बाद उस मोटर को ऑटोमेटिकली बंद कर देती है, जिससे कि मोटर को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 13वां प्रश्न है यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूनिट, जो कि ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो घरों में वोल्टेज होती है, चाहे वो फ्रिज के लिए अलग से यूज की जाए या फिर टीवी के लिए यूज की जाए या फिर आजकल पूरे घर के लिए एक बड़ी वोल्टेज भी आती है, तो वो जो स्टेबलाइजर होता है अगर उसकी पीसीबी में, उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसी प्रकार की दिक्कत आ जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीटर का, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। 15वां प्रश्न है यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जो यूपीएस अभी हमने देखा था उसका बैकअप टाइम अगर आपको बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, उसके अंदर हमें एक बड़ी बैटरी लगानी होगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, बैटरी की एएच क्षमता को बढ़ाएं। एएच का मतलब होता है एम्पियर आवर। 16वां प्रश्न है सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो जो सोलर प्लेट होती है उसके अंदर फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं जो कि सूर्य से आने वाली धूप को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो वो जो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। 17वां प्रश्न है स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है। स्टीम पावर स्टेशन का मतलब है कि जहाँ पे भाप से बिजली बनाई जाती है, तो वहां पे जो बॉयलर होता है वो पानी को भाप में बदलने का काम करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पानी को भाप में परिवर्तित करता है, ये बॉयलर का उद्देश्य है। 18वां प्रश्न है लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। तो यहाँ पे इमेज में जो आपको इंसुलेटर दिखाई दे रहा है ये एक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जो बड़ी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो नाम है वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो आकृति है वो गाड़ियों में दिए जाने वाले सस्पेंशन जो स्प्रिंग होते हैं उनके जैसा ये दिखाई देता है। 19वां प्रश्न है भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दोष आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। तो जो ओवरहेड लाइनें होती हैं जो कि खंभों के माध्यम से केबल्स को जोड़ा जाता है, जो कि ओपन होती हैं, उनमें अगर किसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हम जमीन के नीचे केबल्स को दबाते हैं तो वहां पे किसी भी फॉल्ट को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 20वां प्रश्न है किस प्रकार का एसी ट्रांसमिशन सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। तो एसी ट्रांसमिशन का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव करंट ट्रांसमिशन, यानी कि जहां पे ऑल्टरनेटिव एसी करंट को जो पहुंचाने का जो तरीका है वो सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, तो वो होता है 3 फेज 3 वायर का। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आपने देखा होगा आपके घरों में जो बिजली आ रही है, जो बिजली का खंभा होता है उसमें जो है ज्यादातर आपको जो है 3 फेस ही देखने को मिलेंगे, और जो चौथी वायर होगी वो आपकी अर्थ की तार होगी। तो सबसे जो पॉपुलर तरीका है एसी ट्रांसमिशन का वो है 3 फेस 3 तार। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।